क्योंकि अब आपकी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो विपक्ष भी बार बार उठाता है कि देश में आपने पेट्रोल, तेल, डीजल, गैस, इससे इतना पैसा कमाया आम आदमी पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर, जबकि इंटरनेशनली रेट इतने कम हो गए, वो पैसा कहाँ गया? आपने आम आदमी को लूटा, यहां तक कहता है नहीं, विपक्ष। ऐसा है। आम आदमी मीन्स कंज्यूमर, ठीक है ना? because आम आदमी कहते हो, कभी मुझे केजरीवाल याद आ जाता है बीच में, सो आई हैव टू बी केयरफुल। तो उसको लूटना तो बहुत मुश्किल है, वो लूट ही लाता है लोगों, बट नो, देखिए कंज्यूमर की बात करें, भारत एक ऐसा देश है, पिछले 3 साल में हमारे यहाँ एक ही देश है दुनिया में जहाँ पे दाम कम हुआ है। जब इंटरनेशनल प्राइस $19.56 से लेके $128 तक चला गया, और हमारे जो आसपास के देश हैं जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ 70-80% दाम बढ़ गया। अमेरिका, यूके में 30-40% बढ़ गया। भारत एक देश है जहां दाम कम हुआ। ओके, ये हमने कैसे कम किया? वो ऐसे किया, 2 कारण। एक तो हमारे OMCs जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन्होंने जब अंडर रिकवरी भी हो रही थी, इन्होंने दाम बढ़ाया नहीं। तभी मैंने कई बार कहा, इनको सर्टिफिकेट दिया ऑफ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। दूसरा, केंद्रीय सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 समय, नवंबर 2021 में और मई 2022 में हमारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, और बीजेपी के जो राज्य थे उन्होंने अपना वैट कम कर दिया। इससे क्या हुआ? देश में पेट्रोल और डीजल का दाम 16 रुपए और 13 रुपए एकदम कम आ गया। बीजेपी रूल स्टेट्स में बाकी स्टेट से 12-14 रुपए कम रहा पेट्रोल का दाम, और 8-9-10 रुपए कम रहा डीजल का दाम। इसलिए लूटने की बात, ये करने की बात, जब दाम इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबलाइज हुई, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपनी रिकवरी शुरू कर दी। अंडर रिकवरी का मतलब नुकसान पे बेच रहे थी पहले। पर क्या होता है, एक साल आप अगर फायदे में रहते हो, अगले साल थोड़ा नुकसान होता है, कर लेते हो। अब पेट्रोल प्राइस में अंडर रिकवरी शायद नहीं है, पर डीजल में अभी भी मेरे को लगता है अंडर रिकवरी है। तो इसलिए ये कहना, ये किया, वो पैसा गया, कहाँ गया, सामने ये सब ऑडिटेड है। हाँ, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं, खास करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, हाईली सक्सेसफुल हैं। और ये जो लोग पहले बातें कर रहे थे ये नेशनल एसेट्स को बेचने की, वो भी हम उस पर रोक लगा दी। तो फिर आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू कर दिया। अब मुझे ये भी पूछना पड़ेगा फिर इतने टाइम फिर कांग्रेस की सरकार रही, आप फॉरेन सर्विस में रहे, तो क्या सारी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, क्योंकि आप IFS में थे, आप कभी अनकंफर्टेबल होते थे या आपको लगता था ठीक ठाक काम चल रहा है? मेरी जिंदगी सारी बीत गई वो अनकंफर्टेबल स्टेज में, तो मैंने इसके बारे में लिखा भी है, मैंने बात भी की है। देखिए, सिविल सर्वेंट का रोल होता है कि जो पॉलिसी ले डाउन की जाती है उसका इंप्लीमेंटेशन करना। पर जब भी हमें मौका मिला किसी चीज़ पे एडवाइस देने का, हमने कभी हेजिटेट नहीं किया। मैंने नहीं किया, और भी बहुत लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं। पर एक इनके कांग्रेस के लीडर हैं, उनका नाम अगर कहे तो मैं बता देता हूं, पर उन्होंने कहा था, यू नो, बट वी ट्रीटेड हिम वेरी वेल। वी मतलब कांग्रेस पार्टी ट्रीटेड मी वेरी वेल जब बीजेपी आया। तो मैंने कहा, अंकल, मैं तो UPSC के एग्जाम पास करके आया था, आपके ट्रीटमेंट से क्या मतलब है? मतलब मैं इम्तिहान पास किया, मैंने क्वालिफाई किया। कौन से लीडर थे? किसकी बात कर? सलमान खुर्शीद जी की बात कर, वो मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा, बट वी ट्रीटेड हिम वेरी वेल। मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहे थे। वो शायद ये कहना चाह रहे थे, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, आपको इन्होंने UN भेजा था, UPA गवर्नमेंट में मेरा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना के। उन्होंने क्या भेजा था, मैं उसका बता दूं कहानी। मेरे को UN पहुंचते पहुंचते काफी समय लग गया था, क्योंकि मैं UN इन्होंने नहीं भेजा था। मैं पहले जिनीवा में भी PR था, फिर मैं और जगह भी रहा हूं, लंदन भी रहा हूं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि कोई आदमी जो who was reasonable success, any officer in a Congress government, why did he join the BJP? That is the issue. So I had to remind him कि I had an association prior to that. But because civil servants are not supposed to be part of any political party, तो I bided my time. पर मैं 2009 में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उस समय ऑल्सो आई ऑफर टू रिजाइन एंड कंटेस्ट द इलेक्शन। मतलब 2009 में मैं अभी पहुंचा नहीं था वहां पे न्यूयॉर्क। ओके। तो जब मैं दिल्ली में सचिव बन के आया, आई वाज सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशन, तो उसके दौरान जब न्यूयॉर्क जाने से पहले मैं तो गया था अडवाणी जी को मिलने,
और मैंने कहा था उस समय कि मेरे को आप टिकट दे दो यहाँ पे। कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली से ही मैं चाह रहा था, दिल्ली से क्योंकि दिल्ली में मेरी पैदाश है। आई वाज बोर्न ब्रॉट अप हियर, सो दैट। तो उन्होंने कहा थोड़ा रुको। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने जो कुछ भी नहीं कहा, टिकट नहीं दी। दैट्स द मेन थिंग। ओके, यानी आप 2009 से आप चाहते थे कि अरे active मैं तो उससे politics पहले से चाहता था मेरे भाई, उससे पहले भी कई बार रिजाइन करने के चाहता था। वो किसी टाइम में मेरी बॉस बीवी ने रोक दिया, कभी किसी ने कहा नहीं यार अभी थोड़ा समय कर लो। मतलब कांग्रेस की सरकार में आप सहज नहीं थे, नहीं, कंफर्टेबल? मैं ठीक ठाक था, ऐसी भी कोई बात नहीं। आप अनकंफर्टेबल जोन की बात कर रहे थे ना, Right. जो पॉलिसीज के साथ जो डिस्कम्फर्ट होता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो क्या आई कांग्रेस? हैड अ वेरी सक्सेसफुल करियर इन द यस, ऑफ फॉरेन कोर्स, सर्विस। ऑफ कोर्स। क्या जब 14 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया, 13-14 में? 13 में क्या कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर था आपको? नहीं, कोई किसी को ऑफर नहीं देता है। कांग्रेस वालों को पता था कि मैं उधर ही जाएंगे। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, इसलिए उनको कोई ऑफर देने की जरूरत ही नहीं थी। ओके। जब आप यूएन गए उसके बाद क्या आपको लगा उस समय जो इंडिया की इमेज थी यूएन में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, और उसके बाद 14 से 24 में जो बदली है, बहुत फर्क आया है क्या? देखिए, ऐसा नहीं होता। ये इमेज और ये चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिव क्यों होती है कि कोई एक समय आता है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, जैसे अभी G20 की अध्यक्षता की माननीय प्रधानमंत्री जी, तो एक डीपली डिवाइडेड वर्ल्ड में ही वॉज एबल टू प्ले द यूनिफायर, एंड इसलिए इंडिया स्टॉक जो ऑलरेडी हाई है, देखिए 2014 के बाद स्टॉक बढ़ता जा रहा है, पर उसमें भी स्पर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि दुनिया में जो देशों के बीच रिश्ते होते हैं, इंटरस्टेट रिलेशंस, दे आर बेस्ड ऑन हार्ड reality, economic reality. They are based on border negotiations. They are based on economic give and take, free trade agreements, so and so. By and large, you can say 2014 के बाद जब से मोदी जी ने दायित्व संभाला, हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्टैंडिंग है, हमें लोग ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ज़्यादा सीरियसली लेने का मतलब यह है कि अगर हम कुछ कहते हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू ब्रश अस असाइड। इसका मतलब ये होता है कि हम हर समय ऐसी चीजें नहीं कह पाएंगे जिससे आप लोग खुश हो। वेरी ऑफन वी हैव टू टेक अ स्टैंड जिससे लोग नाराज भी होंगे। अब नेबरहुड में चीन के साथ, अमेरिका के साथ, बाय एंड लार्ज जो पुरानी पॉलिसी थी, इट वाज वन ऑफ एक्सरसाइजिंग चॉइसेस विच आर कंफर्टेबल। चलने दो, नहीं चलने दो, थोड़ी सी बात करो, थोड़ी सी हल्ला मचाओ। जब मैं यूएन में मेरी पोस्टिंग हुई है तो हम सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए कैंडिडेट बने, एंड वी वन दैट इलेक्शन विद अ रिकॉर्ड वोट। आई थिंक वी गॉट समथिंग लाइक 193 आउट ऑफ 196 और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे वोट जितनी पड़ी थी। तो बट ओवरऑल मैं कहूंगा सबसे हमारे जो लो पॉइंट्स थे इंटरनेशनल रिलेशन में, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, पंडित जी वो कश्मीर का मुद्दा जो है उसको यूएन ले गए, ठीक है, और बाकी चीजें की उन्होंने, जिससे ऐसा लगा कि ये कंट्री जो है, आप इंटरनेशनल मीडिएशन, यूएन की आप मीडिएशन चाह रहे हैं। 2014 के बाद एक तो जो नेबरहुड में सॉलिड मैसेज गया, क्या मैसेज था कि आप यहां आएंगे और हमारे यहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेंगे तो वी विल गिव यू अ बेफिटिंग रिस्पॉन्स। ये जो बालाकोट, पुलवामा एक्सेट्रा, आई एम फास्ट फॉरवर्ड। बट एक और चीज हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है, इट हैज बीन स्टेडली राइजिंग, और मेरी आपको ये सबमिशन है कि व्हेन यू आर स्ट्रांग इकोनॉमिकली यू कैन ऑल्सो अफोर्ड टू सेट द पेस। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि पिछली सरकार के दौरान कुछ अच्छी चीजें नहीं, बहुत अच्छी चीजें हुई है ओवर एन प्रोट्रैक्टेड पीरियड, मैं बिल्कुल उससे डिट्रैक्ट नहीं करना चाहता, बट इन अ कंप्रेस्ड 10-year फेज मैं कहता हूं तो 2014 के बाद हुआ, दैट इज क्वालिटेटिवली ऑफ अ हायर क्वालिटी एंड सम ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ द पास्ट हैव बीन। फॉर इंस्टेंस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पहले क्या था, वो कह रहे जी हम बॉर्डर में सड़कें इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर हम बॉर्डर सड़कें बनाएंगे जो हमारे एनिमी है वो अंदर आ जाएंगे जल्दी। अरे नहीं भाई, यू हैव टू फोर्टिफाई, नाउ यू सेटल विलेजेस, दे आर नॉट द लास्ट, दे आर द फर्स्ट विलेज। तो जो मोदी जी के जो कार्यक्रम है, दैट मीन्स बोथ ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी फ्रंट, इन ऑल रिस्पेक्ट्स
You have made major strides. ओके